Hello guys, welcome to my channel. My name is Vishal and in this video I'll discuss about GDP and national income and the topics relating to it such as real GDP, nominal GDP and GDP deflators. Now let's see. Now what is GDP? GDP क्या होता है? It is the market value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a specified time period. अब जीडीपी मतलब क्या होता है? इसके तीन पार्ट्स है. अब देखेंगे तो फर्स्ट की मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. सेकंड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. थर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. हम तीनों का इंडिविजुअल अलग देखेंगे. अब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस मतलब जो भी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उन सब की मार्केट वैल्यू कहाँ पर हो रही है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. कोई भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी हम आगे देखेंगे, वहां पर प्रोड्यूस हो रही है. कितने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि जितने भी टाइम का उस समय का देख सकते हैं. तो स्पेसिफाइड टाइम जनरली एक साल होता है, इसलिए एक साल का देखेंगे. तो मार्केट वैल्यू ऑफ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पिछले एक साल में, उसको उस साल का जीडीपी बोला जाएगा. अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर, जो भी अपनी पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं वो. टेरिटोरियल वाटर जो अपना इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है वो. एंड द फॉरेन एम्बेसी, जो भी इंडिया की एम्बेसीज है फॉरेन नेशंस में, वो भी वहां पर भी जो भी सर्विसेज हो रही है उससे भी जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको भी जीडीपी में कंसिडर किया जाएगा. अब इसको एस्टिमेट कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंदर है. अब ये जो जीडीपी है इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी करते हैं सो डैट की जो क्वांटिटी वाइज ग्रोथ हो रहा है, ना कि सिर्फ प्राइस में ग्रोथ हो रहा है वो देखें, बल्कि सिर्फ जो क्वांटिटी वाइज जो ग्रोथ हो रही है उसको कंसिडर करने के लिए. अब उसके लिए जो बेस ईयर ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं हम 2011-12 का देखते हैं. अर्लियर 2004 का था, बट अभी चेंज करके इसको 2011-12 का कर दिया गया है. अब जीडीपी क्यों कैलकुलेट करते हैं? व्हाट आर द रेलिवेंस ऑफ जीडीपी? टू नो द नेशंस इकोनॉमिक साइज एंड स्ट्रेंथ. अब कोई भी नेशन का साइज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी इकोनॉमिक लेवल पे, वो देखने के लिए जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है. अब इसको कंपैरेटिव एनालिसिस, डिफरेंट कंट्रीज की जीडीपी को कंपेयर किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक, उसमें भी यूज किया जाता है. सच एज इंडिया की जीडीपी अराउंड 2.8 ट्रिलियन डॉलर है अभी. वहीं चाइना की जीडीपी है 12 ट्रिलियन डॉलर्स. वहीं यूएसए की जीडीपी है 20+ ट्रिलियन डॉलर्स. आफ्टर कोविड काफी थोड़ा अभी कम हो गया, बट पहले इनके अप्रोक्सीमेटली यही जीडीपी थी. सेकंड, पर एनम जो इनकम है, पर एनम चेंज इन इट इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन. हम बहुत बार सुनते हैं कि जीडीपी इतने परसेंट से ग्रो कर रहा है, इतने परसेंट से ग्रो है. ये नेशन की ग्रोथ बताती है एक तरीके से. तो इसलिए पर एनम चेंज इन इट इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन. इसलिए हम इसको नेशन की ग्रोथ का जो मेजर है उसमें यूज करते हैं, जीडीपी ग्रोथ. नेक्स्ट देखते हैं. अब इसके रिलेटिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम वो देखेंगे पहले. जैसे अगर अब हमको फैक्टर कॉस्ट से, कभी भी फैक्टर कॉस्ट से हमको बेसिक प्राइस में जाना है. एक ही कॉन्सेप्ट है जो हमको कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में आगे यूज होगा. तो हम पहले ही स्पेसिफिक स्मॉल स्मॉल जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले से डिस्कस कर लेते हैं सो डैट कि जब आगे हम कोई भी मेथड में जब कैलकुलेशन देखें तो हमको कंफ्यूजन ना हो. तो कभी भी हमको फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस में आना है तो उस केस में हमको प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज को डिडक्ट करना पड़ेगा. इट मींस कि नेट टैक्सेस को ऐड करना है फैक्ट्री कॉस्ट में, जिससे बेसिक प्राइस निकलेगा. अब जो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होती है. मींस कि जितना भी आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उससे कोई मतलब नहीं है. ये जो टैक्सेस है, ये जो सब्सिडीज है, ये आपको लगेगी और मिलेगी. जैसे प्रोडक्शन टैक्सेस में कौन कौन से होते हैं? लैंड रेवेन्यू टैक्स है, जो स्टैम्प टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, टैक्स ऑन प्रोफेशन है. ये सब टैक्सेस आपको देना ही देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन लेवल. सिमिलरली प्रोडक्शन जो सब्सिडीज होती है, जैसे सब्सिडीज रेलवेज में जो मिल रही है आपको, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर्स है या सब्सिडीज टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, इनको लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये सब्सिडीज मिलती है.
इसीलिए इसको प्रोडक्शन सब्सिडीज बोलते हैं या प्रोडक्शन टैक्सेस बोलते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि फैक्टर कॉस्ट से हमको कभी भी जब बेसिक प्राइस में जाना होगा तो उस केस में हमको प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करना है एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। अब बेसिक प्राइस से अभी कभी भी हमको मार्केट प्राइस में जाना है, बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस कैसे जाना है, हमको उसमें प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज को कंसिडर करना है। बेसिक प्राइस प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी मींस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड करना है बेसिक प्राइस में, सो डेट उसके बाद मार्केट प्राइस आ पाए। अब ये जो प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडी होती है, ये डिपेंड करती है ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जितना आपका प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से ये टैक्स लगेगा, और उसी हिसाब से आपको ये सब्सिडीज मिलेगी। अब प्रोडक्ट टैक्स कैसे होता है, एक्साइज टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। अब तो ये नहीं है, अब जीएसटी आ गया, बट ये सारे टैक्सेस रहते हैं। अब प्रोडक्ट सब्सिडीज हो गया, फूड से रिलेटेड का सब्सिडी या पेट्रोलियम से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, जितना आप यूज करेंगे, जितना बनाएंगे उसी हिसाब से आपको ये सब्सिडीज मिलेगी। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये सब्सिडीज मिलती है। तो क्या देखा हम लोग ने, एक तो फैक्टर कॉस्ट से जब भी बेसिक प्राइस में आना होगा तब हमको प्रोडक्शन टैक्स टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज को कंसिडर करना है। सिमिलरली जब बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस में आना है तो प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज को देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे। अब दूसरा एक है कि जब जब भी हम कभी ग्रॉस से नेट में आते हैं, जैसे जीडीपी से एनडीपी में आना है, तो उस केस में हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। जब भी हम जीडीपी से एनडीपी में आ रहे हैं उस केस में आपको, या जीएनपी से एनएनपी में आ रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो जब भी ग्रॉस से नेट वाला कोई भी रहेगा उस केस में आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। तो डेप्रिसिएशन अब होता क्या है, सपोज आज मैं एक कंप्यूटर परचेस कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू 20,000 है, 20,000। अब आज से एक साल बाद इसमें 25% का मान लेते हैं डेप्रिसिएशन लगेगा, तो आज से एक साल बाद इसकी वैल्यू से 15,000 रह जाएगी, बिकॉज मैंने एक साल इस कंप्यूटर का यूज किया। जो वियर एंड टीयर में जो भी वैल्यू कोई भी एक एसेट की डेप्रिशिएट हो जाती है, यूज हो जाती है, कम हो जाती है, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से कभी भी आपको फैक्टर कॉस्ट आना है। हमने देखा पहले बेसिक प्राइस से फैक्टर मार्केट प्राइस में कैसे जाना है, और फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस में कैसे आना है। बट अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, इन सच केस आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है मार्केट प्राइस से, तो आप फैक्टर कॉस्ट में आ जाएंगे। या तो आप फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे तो उससे आप मार्केट प्राइस में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जब भी आप डोमेस्टिक से जीडीपी से एनएनपी में जीएनपी में आ रहे हैं सपोज, तो जो नेशनल का है वहां पर डोमेस्टिक से नेशनल में आने का, तो इसमें आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक वाले में ऐड करना है, सो दैट आप नेशनल के फिगर में आ सके। कैसे, सपोज आप जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, उस केस में आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आपको ऐड करना है डोमेस्टिक वाले में। ठीक है, तो अब नेट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दो कंपोनेंट से मिलता है। इसमें एक तो वो है जो इनकम इंडियंस अर्न कर रहे हैं आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको माइनस करेंगे इनकम जो कि फॉरेनर्स अर्न कर रहे हैं इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब क्या होता है कि जो इनकम अर्न बाय इंडियन आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी है उसको लेस करेंगे इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, मतलब जो यहाँ के इंडियंस लोग हैं जो फॉरेन में सपोज यूके में जाके कुछ पैसे कमा रहे हैं वो, और जो यूके के लोग हैं इंडिया में आके जो यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं वो, तो जो इंडियंस अर्न कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे यूके वालों से जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं, और उससे नेट फिगर निकालेंगे, उसको डोमेस्टिक में ऐड करेंगे जिससे नेशनल निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या जनरली होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, रेमिटेंस हो गया, ग्रांट्स हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, ये सारी चीजें रहती है। अब हम मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन देखेंगे। इसके जीडीपी कैलकुलेशन के 3 मेथड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, और इनकम मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड तो में क्या होता है कि सपोज इंडिया में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कोई ना कोई परचेस तो कर ही रहा होगा, उसको खरीद रहा होगा, तो वो जो खरीद रहा है, ये जो कंज्यूमर है, उस पर्सपेक्टिव से हम एक्सपेंडिचर मेथड में देखते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन। सपोज जैसे फूड कंजम्पशन में एक्सपेंस हो रहा है,
कार परचेस कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, फोन परचेस कर रहे हैं, कुछ भी परचेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सपोज, तो वो सारी चीज जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव या इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से रहता है, उस पर्सपेक्टिव से हम एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। वहीं अगर प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड आता है, इसमें क्या है कि जीडीपी को जो वैल्यू क्रिएटेड एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसके हिसाब से निकलता है। फॉर एग्जांपल कि आप टोमेटो सॉस का एग्जांपल लेते हैं सपोज, तो फ्रॉम फार्म टिल आपके घर में जो पैकेज होके मिलता है, उस बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं जो उसमें अप्लाई करने के वजह से आप तक बहुत सारे, सपोज जैसे फार्मिंग करना हो गया, पहला प्रोसेस सिंपल करने के लिए, सेकंड प्रोसेस आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिससे आपको टोमेटो सॉस बना, थर्ड प्रोसेस आप पैकेजिंग कर रहे हैं, उसमें बॉटल्स में रैपिंग जो भी कर रहे हैं, फोर्थ प्रोसेस आपको डिलीवरी लॉजिस्टिक्स ये सब चीज़ों। तो ये चारों प्रोसेस में जो भी वैल्यू लग रही है, सपोज फार्म वाला 100 दे रहा है, इधर से 200 आ गया, इधर से 100 आ गया, तो ये तीनों जो हर लेवल पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो सारी वैल्यू का टोटल करके हम यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब जो थर्ड मेथड है वो इनकम मेथड है। इसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है प्रोडक्शन वाला, प्रोड्यूसर जो है कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बेचने से, वो रेवेन्यू पूरा प्रोड्यूसर तो अपने पास रखता नहीं है, कुछ उसमें से वेजेस जाता है वर्कर्स को, कुछ वो रेंटल वो देता है किसी जो कैपिटल जिसकी प्रॉपर्टी है उसको, कुछ जिससे लोन लिया था कि उनको इंटरेस्ट देगा, ये सारे उन सब के लिए रेवेन्यू रहता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर या जो अर्नर रहेगा, जो अर्न करेगा, उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं यहाँ पर जीडीपी का कैलकुलेशन। तो हमने देखा कि तीन पर्सपेक्टिव रहते हैं यहाँ पर जीडीपी, थ्री मेथड्स है जिसमें जीडीपी कैलकुलेट हो सकता है। फर्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर, सेकंड मेथड है प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड, थर्ड मेथड है इनकम। तो एक्सपेंडिचर में हमने देखा कि जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से रहेगा, इनकम में देखा कि प्रोड्यूसर या जो अर्नर पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ से, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड में देखा कि जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में, उस केस में जो जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस तरीके से उससे जीडीपी कैलकुलेट होगा। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड इन डिटेल। तो इसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलता है, जिसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इसका इक्वेशन है, इससे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सी क्या होता है, सी कंजम्पशन होता है, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट के जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस आते हैं वो, एंड जो एक्स माइनस एम है दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब सी मींस कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी खर्चा होगा वो सारी चीज को उसको ऐड करा जाएगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसका पर्सपेक्टिव कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से रहता है। तो परचेज ऑफ कार, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इसमें सिर्फ न्यू प्रोडक्ट दिखेंगे, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को कंसिडर नहीं करते हैं। होटल सर्विसेज हो गया, ये सब जितने भी सर्विसेज में कंजम्पशन हो रहा है उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहा है उसको ऐड करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको टेक्निकल में, इसमें जो नेट एसेट रहता है उनको इंक्लूड करते हैं। एंड लैंड को कभी भी नहीं कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट में जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो अदरवाइज रहता है वो इन्वेस्टमेंट। नेट इन द सेंस कि जो भी सपोज 100 परचेज किया बट 100 डिस्पोज हो गया, तो 50 डिस्पोज हो गया, तो 50 का नेट हुआ, तो उसको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इस पे आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। देन अब इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है, बिल्डिंग मशीनरी, आईपीआर या पेटेंट सेटेंट परचेस कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। रॉ मटेरियल, अनसोल्ड इन्वेंट्री है तो उसको भी इन्वेस्टमेंट के पार्ट में ही कंसिडर किया जाता है। थर्ड है कि गवर्नमेंट परचेजेस। गवर्नमेंट परचेजेस क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी फैंस खरीद रही है, कंप्यूटर खरीद रही है, सैलरीज दे रही है, कुछ बिल्डिंग्स बना रही है अपनी खुद की, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो सारी चीज में गवर्नमेंट का आ गया। इसके बाद एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो अब एक्सपोर्ट्स जो कि अपने यहाँ प्रोड्यूसर है, डोमेस्टिक टेरिटरी, भले कंज्यूम कहीं भी हो रहा है बट अपने यहाँ प्रोड्यूसर है, इसलिए इसको जीडीपी में इंक्लूड किया गया। वहीं जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट को डिडक्ट इसलिए कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस बाहर हुआ है बट अपने यहाँ कंज्यूमर, इसलिए बस इसको एक्सक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन इसका बाहर का है। और अपन जीडीपी की डेफिनेशन में हमने देखा था वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तो इसलिए यहाँ पर इसको एक्सक्लूड किया जाता है। बट यही चीज हम आगे देखेंगे कि इसको इंक्लूड करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जब हम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तब। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है ना, देखिए वन सेकेंड।
अब वैल्यू एडेड मतलब मीन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इसमें कैलकुलेट होता है. इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग वैल्यूज एडेड एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन. हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू ऐड होती है उसको टोटल करके ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, जो कि जीडीपी में माना जाता है. अब टोमेटो सॉस का अपन एग्जांपल से पहले डिस्कस किया था, इसमें वैल्यू के साथ डिस्कस करेंगे कि फार्मर जो है वो 100 रुपए में टमाटर बेच रहा है, ठीक है. फूड प्रोसेसिंग कंपनी अब उसमें 400 का वैल्यू एडिशन कर रही है. पैकेजिंग कंपनी जो है वो उसमें 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन कर रही है. तो ओवरऑल वैल्यू एडिशन जो जीडीपी निकलेगा अपना इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, 100 रुपीज फार्मर का, 400 जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी यूज कर रही है, अपना वैल्यू एडिशन कर रही है वो, ऑन 50 रुपीज वो, तो टोटल 550 होता है. तो ये यहाँ पर जीडीपी निकल रहा है. सिमिलरली यहाँ पर मतलब वही होता है वैल्यू एडेड मेथड में कि जो भी ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन में जो भी वैल्यूज ऐड हो रही है उन सबका टोटल जीडीपी कंसिडर किया जाता है. अब यहाँ पर जो वैल्यू निकलती है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट रहती है. बट जीडीपी हम डिफरेंट डिफरेंट वो रहता है, जीडीपी एट बेसिक प्राइस कंसिडर करते हैं. तो उसको कन्वर्ट करना, जैसे हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में देखा था कि जब फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस में आना रहता है तो हम उसमें प्रोडक्ट टैक्स प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज करते हैं, जिससे हम बेसिक प्राइस में आ जाते हैं. तो वही चीज इसमें करना रहेगा अपने को. चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं. नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड. इनकम ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इन हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम रहेगी वो सबका टोटल करने से जीडीपी निकल जाता है. यहाँ पर भी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है. तो वेजेस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस आर. वेजेस और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट टू कैपिटल लैंडर जो उनकी अर्निंग है एक तरीके से, प्रॉफिट टू एंटरप्रेनर, और रेंट और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये चीजें हैं. इन सबको टोटल करने से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, जिसको अपन को अगेन जीडीपी एट बेसिक प्राइस में कन्वर्ट कैसे करना है वो हमने पहले से कहा था कि फैक्टर कॉस्ट से अगर बेसिक प्राइस में आना है तो हमको प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करना है, प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस करना है. सिमिलरली अगर बेसिक प्राइस हमको मार्केट प्राइस में जाना है तो बेसिक उसमें प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड करना है माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज को, जिससे हम मार्केट प्राइस में आ जाएंगे. ठीक है. तो इनकम ऑफ एवरी फैक्टर प्रोडक्शन, अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड देख लिए, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड. अब आगे देखते हैं आगे और कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं. रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी अपन ने पहले देखा कि जीडीपी को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं सो दैट जो क्वांटिटी वाइज जो हमारी ग्रोथ हुई है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करे, ना कि सिर्फ जो प्राइस की वजह से ग्रोथ हुई है वो ज्यादा दिखे. इसलिए जीडीपी को जब हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो ट्रू ग्रोथ रहती है वो दिखती है इससे, ताकि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है जीडीपी के ओवरऑल वैल्यू में वो हट जाए और एक्चुअल जो ग्रोथ हुई है क्वांटिटी वाइज जो गुड्स एंड सर्विसेज में वो दिखे. तो इसके लिए जो बेस ईयर इन्फ्लेशन का हम देखते हैं प्राइस का, वो हम 2011 देखा जाता है. हियर द प्राइस इज कांस्टेंट एंड ओनली द चेंज इन क्वांटिटी इज कंसिडर. जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट किया जाता है और जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उससे देखा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर 2011 में 100 यूनिट्स एक गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और उसकी प्राइस है ₹50. तो 2015 में 15 नहीं है 11 लिख दे. 2015 में अगर, जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 2011 में अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी प्राइस 50 रुपीज है तो उस साल का जीडीपी कितना हो गया? 5000. और वही अगर 2020 में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करें बट उस समय प्राइस भी इंक्रीज हो गई है, तो अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करेंगे तो उस साल का जीडीपी 15,000 हो जाएगा. बट वही चीज अगर जैसे ये रियल जीडीपी है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता है, तो उस साल अगर 200 यूनिट्स की प्राइस हम कांस्टेंट रखते हुए 2011 वाली प्राइस लेंगे जो कि 50 रुपीज है, तो इन दैट केस जीडीपी वैल्यू 10,000. तो एक्चुअल में सिर्फ 100% ग्रोथ हुई है, बट अगर हम वैल्यू के हिसाब से भी ग्रोथ ले लेंगे तो 15,000 दिखाएगा, जो कि 3 टाइम्स ग्रोथ हो रहा है. आई थिंक इट मीन्स 200% ग्रोथ बता रहा है. तो वो इसलिए ये अनरियलिस्टिक है, अनरीजनेबल हो जाता है कि हम प्राइस की को भी कंसिडर करें जब जीडीपी ग्रोथ हो, इसीलिए रियल जीडीपी निकाला जाता है. वही नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन करंट प्राइस एंड इन्फ्लेशन इज इन. यहाँ पर इन्फ्लेशन को नहीं दिया जाता देखा जाता,
और सिंपली जो करंट प्राइस है उस हिसाब से प्रोडक्शन को जो भी यूनिट हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जीडीपी निकाल देता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि 100 यूनिट्स 50 रुपीज़ के हिसाब से 2011 में 5000 हो रहे, बट 2020 में वही 200 यूनिट्स 50 से ही मल्टीप्लाई करने से, बिकॉज कांस्टेंट प्राइस रहेगा यहाँ पर, हम क्वांटिटी में से ग्रोथ देख रहे हैं, तो 100% ग्रोथ हो रही है, जो कि हम क्वांटिटी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट अगर वही चीज़ नॉमिनल जीडीपी में रहेगा तो वो 200 जो है आज के प्राइस से, जो कि 75 है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होकर 15,000 कंसिडर किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं सही भी नहीं भी है, बट एक्चुअल आज की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो निकाला जाता है इसको 15,000 नॉमिनल जीडीपी। तो हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट देखा, एक रियल जीडीपी का, एक नॉमिनल जीडीपी का। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। बहुत बार एमसीक्यूज में क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करना मतलब इन्फ्लेशन को डिडक्ट करना या इन्फ्लेशन को ऐड करना, बट जब भी इन्फ्लेशन कंसीडर करना लिखा था मतलब डिडक्ट होगा, बट वो रियल जीडीपी रहेगा। कंसीडर करना मतलब ऐड करना नहीं होता, वहां पर इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना उस जो भी इक्वेशन निकल रहा है उसमें। तो अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है? ये इन्फ्लेशन का एक तरीके से मेजर है, प्राइस लेवल जो भी चेंज हो रहा है उसका मेजर है, ये टूल है। तो इट मेजर द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इन अ ईयर। मतलब लेवल ऑफ प्राइस जो रहेगा उसका मेजर करने में एक टूल है ये। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो कि बेस ईयर 2011 रहेगा, into 100. If we divide the current price with the older price, then a number would come which reflects the price level. समझ नहीं आया इसका मतलब ये है अगर हम आज के प्राइस को पुराने प्राइस से, जो भी पहले का प्राइस है, उससे डिवाइड करेंगे, तो उससे जो करंट प्राइस मतलब जो प्राइस में चेंजेस हुआ है उसका परसेंटेज निकलेगा कि कितने टाइम्स हो गया प्राइस। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, अपने पुरानी जो एग्जांपल था उसमें 15,000 था नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस के हिसाब से, और यूनिट सेम थे, 200 यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ था, और जो रियल जीडीपी था वो 10,000 निकला था, उसमें भी 200 यूनिट ही प्रोड्यूस हुए थे। जब अपन इसको इसकी फॉर्मूला में पुट करेंगे और निकालेंगे तो 150 निकल रहा है। इट मींस प्राइस हैव टर्न 150% और 150 टाइम, जो कि अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहले 50 रुपीज प्राइस था, वही 1.5 टाइम होके 75 हो गया था। तो ये एक तरीके से ये बताता है कि कितने प्राइस में चेंजेस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो भी पीरियड टाइम चल रहा है, और जो भी जीडीपी हो रहा है उसमें प्राइस की वजह से कितना चेंज आया है, ये बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो क्लियर है, जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आए बेस ईयर से जीडीपी में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Now we will see the concept of national income. अब income level is the most common tool to determine the health of a nation as well as individual. आजकल इनकम बहुत ही कॉमन मेजर हो गया है किसी भी चीज को देखने का, या क्या किस लेवल पे वो है वो चीज देखने की, इंडिविजुअल के लाइफ में भी एज वेल एज नेशन के लाइफ में भी। अब नेशनल इनकम मींस द इनकम ऑफ अ नेशन, सिंपली और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकम ऑफ अ नेशन, नेशन की जो इनकम है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस मीन्स, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हमने पहले देखा था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपन ने देखा था कि ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने से आते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जब डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो इसमें डोमेस्टिक में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ता है, तो उससे नेशनल में आ जाते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट सिमिलरली ग्रॉस से नेशनल में आने के लिए ग्रॉस से नेट में आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। बट इन इंडिया वी मेनली कंसिडर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एज नेशनल इनकम। अब इसका यूज क्या है? इसका भी यूज काफी सिमिलर है जीडीपी टाइप का। आईएमएफ यूज करती है इकोनॉमिक साइज डिटरमाइन करने में इसको। पर कैपिटा पर ईयर इनकम कैलकुलेट होता है इसमें, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है वो पर हेड, नेशनल इनकम इन द सेंस कि टोटल जो नेशन की इनकम है वो डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उससे, उससे पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। इससे ये पता चलता है कि हर इंडिविजुअल की इनकम पर मतलब
नेशनल इनकम के वाले कितनी है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनकम भी अच्छी है बट पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके कारण पर कैपिटा इनकम कम रहती है। आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा टेबल है जिसमें आपको जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बनाए थे वो क्लियर हो जाएंगे थोड़े से। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस है तो उससे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम अगर डिडक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था पहले, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए। अब जीडीपी से एनडीपी आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, प्लस उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे, तो उससे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, जिसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जीडीपी का मतलब क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे ग्रॉस से नेट कैसे आते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आते हैं, मार्केट प्राइस से बेसिक प्राइस कैसे आना है, बेसिक प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर देखा जो कि इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल को मेजर करने का एक टूल है, वो क्या रोल प्ले करता है। देन हमने ये देखा कि नेशनल इनकम क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या आते हैं जीडीपी के, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा हमने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।